हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज रिपोर्टर सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे, जहां पे हम हर एजुकेशनल अपडेट, हर अपडेट जो आपके कॉमर्स करियर से रिलेटेड है या आपके ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जरूरी है, हर अपडेट यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फाइनेंस की इंफॉर्मेशन मिलना ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे पॉसिबल है। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, सीए, सीएस, सीएमए, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेस इन ऑफ कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम। और ये कॉमर्स स्ट्रीम में सीए, सीएस, सीएमए मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई आल्सो नो दिस वेरी वेल कि जब हम सीए ये जो कोर्सेज करते हैं ना, तो हमें इतना ही पता होता है। अभी जैसे कि मैंने खुद ने सीए स्टार्ट किया था एंड आई कंप्लीटेड सीए एंड मास्टर डिग्री एमकॉम एट द एज ऑफ 23। तो तब से मतलब जब मैं कंप्लीट कर रहा था तो मुझे इतना ही पता था कि भाई सीए कंप्लीट करना है, दैट्स इट। सीए में 3 लेवल है, दैट इज इंटर, मतलब जो भी है फाउंडेशन, अभी तब नाम सीबीटी था, नाउ फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं करियर में। बट स्टूडेंट्स, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत अवेयरनेस कम है आजकल। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बावजूद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इवन बीइंग अ सीए, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा है, फॉर्चुनेटली टचवुड ऐसा कभी होगा भी नहीं कि सीए और जॉब ही नहीं मिल रहा है, लेकिन डिजायर्ड पैकेज जो है, मन जैसा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट आपको लाते रहेंगे। और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं, इट इज रिलेटेड टू एचपीसीएल। भाई, पेट्रोल भरने तो जाते होगे ना, एचपी पेट्रोल पंप देखा ही होगा। यस, उसी की बात चल रही है, उसी एचपी कंपनी की बात चल रही है। सो पहले तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दे। एचपीसीएल, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम तो बच्चा जानता है भाई, एचपी पेट्रोल पंप वाला, राइट। तो बच्चों, ये रिक्रूटमेंट आया है, रिक्रूटमेंट प्रोफाइल फॉर ऑफिसर्स। तो बेसिकली इसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जान लेंगे। जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे स्टे करो, नहीं तो वीडियो अभी के भी छोड़ दो। अगर आप फाइनेंस और वी कैन से कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो, कॉमर्स ग्रेजुएट, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना तो ही पॉइंट बनेगा। और दूसरी चीज, फ्रेशर्स के लिए, मतलब आगे देख के आपको पता चले कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए बता दूं, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज है और एक्सपीरियंस्ड के लिए अलग से वैकेंसीज है। दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो एचपीसीएल के बारे में जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, पूरा पढ़ेंगे तो भाई 101 पेज का कुछ तो भी है वो, 100+ पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है। सो बच्चों, शॉर्ट में आपको बता दूं बस, एचपीसीएल 1974 में फॉर्म हुआ था और बच्चों महाराष्ट्र में, एचपीसीएल इज अ महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो इसका एनुअल ग्रॉस सेल्स जो है स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली 24-25 की बात करें तो 4,64,247 करोड़ रुपीस, ठीक है। 24-25 में एचपीसीएल ने उनका खुद का पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स जाने के बाद वाला प्रॉफिट 7,365 करोड़ से, ठीक है। सर, इतना प्रॉफिट है, हमको कितना मिलेगा? बताता हूं। बस प्रॉफिट बताने का इंटेंशन ये है कि कंपनी बहुत स्टेबल है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा जॉब पे लगाया निकाल दिया ऐसा होगा नहीं भाई, लाइफ टाइम वाला जॉब एकदम। तो एचपीसीएल इज अ वास्ट मार्केटिंग नेटवर्क कॉस्टिंग 19 जोनल ऑफिसेस। बच्चों, नेटवर्क की बात करें तो 19 जोनल ऑफिसेस है बड़े बड़े सिटीज में, उसके साथ साथ 145 रीजनल ऑफिसेस दिए गए हैं, 43 टर्मिनल्स, इंस्टॉलेशन, टैप ऑफ, 37 डेपोज, 27 लूप डेपोज, उसके बाद 59 एविएशन ल्यूब स्टेशन, एविएशन फ्यूल स्टेशन, 55 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, 4 ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा कामकाज है भाई, बहुत बड़ा कामकाज है, ह्यूज है। पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है ऑफकोर्स ये एचपीसीएल। और मतलब जस्ट इमेजिन 7,400 करोड़ का प्रॉफिट है भाई सब कुछ जाने के बाद, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट की पाइपलाइन की अगर हम बात करें, पाइपलाइन का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में, सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। एचपीसीएल का सेकंड नंबर आता है, 5,440 किलोमीटर तक का रेंज है। स्टूडेंट्स, ये सब एचपीसीएल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एज सच एग्जाम के लिए काम की चीज नहीं है, जस्ट आपको डिजायर्ड, अगर आप ड्रीम कर रहे हो इस पोस्ट के बारे में तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी ये जो एडवर्टीजमेंट आया है, रिक्रूटमेंट आया 2026 में, इसका एप्लीकेशन डेट जो है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 फरवरी एंड लास्ट डेट इज 25 मार्च 2026। 1 महीने का टाइम दिया बच्चों एप्लीकेशन के लिए। और बच्चों, आपको बताओ का एग्जाम डेट भी दिया गया है इसी एप्लीकेशन में, एडवर्टीजमेंट में एग्जाम डेट भी दे दिया है। सर क्या एग्जाम डेट? रुको जरा, सब्र करो। अभी डायरेक्ट तुम पिक्चर को जाओगे, डायरेक्ट सस्पेंस पूछोगे तो चलेगा क्या यार, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्रेशर्स की बात करते हैं। तो जो फ्रेशर्स है, मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो सिर्फ क्वालिफाइड है, एक सर क्वालिफिकेशन तो है, डिग्री तो मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए है, हमें जॉब चाहिए, अब तक जॉब मिला ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मल्टीपल पोजीशन, हम देखेंगे पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल फॉर फ्रेशर्स, ठीक है।
तो फ्रेशर्स के लिए जान लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया बिंगो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिंगो कॉमर्स एकेडमी, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्लासेस लेते हैं, ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम और ओनली प्रोफेशनल सब्जेक्ट, सिर्फ अकाउंट्स के क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो उसी से रिलेटेड बात भी करेंगे हम। अभी जैसे असिस्टेंट सिविल, मैकेनिकल, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा इस सेशन में। हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस वाले पोस्ट। सो स्टूडेंट्स 2.13 आप देख सकते हो, ऑफिसर फाइनेंस सीए, भाई ऑफिसर फाइनेंस सीए। यहाँ पे अगर आप देखो पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का है। ओके स्टूडेंट, आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी है, और आपका जो सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, वो बहुत हाई जाने वाला है सीटीसी। उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है, सीटीसी के बारे में। नाउ पॉइंट इज 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का सैलरी पे स्केल दिया है। वैकेंसीज जो है बच्चों 30 वैकेंसीज है, 30 वैकेंसीज इज नंबर, इतने वैकेंसीज है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एज का जो लिमिट है इट इज 27 ईयर्स। और दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? सो क्वालिफिकेशन में आपके पास सीए की डिग्री चाहिए, एंड बच्चों यहाँ पे एंड है और नहीं, ओके, और एंड का फर्क समझते हो गया अभी, आप ग्रेजुएट हो ऑब्वियसली, सो सीए भी चाहिए एंड मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है। 99% केसेस में अगर आप सीए हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होती ही है, मतलब बीकॉम कर ही लेते हैं, बीकॉम के साथ साथ ही मेजोरिटी बच्चे सीए करते हैं। बट आई नो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसे भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन लाइफ में कंप्लीट नहीं किया और सीए कंप्लीट हो चुके हैं, तो भैया आपके लिए नहीं है। ऐसे टाइम पे समझता है कि ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सीए होने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। पर सीए लोग क्या करते हैं पता है? ये ग्रेजुएशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया होगा लाइफ में, अब जाके पछतावा होगा, काश हम तब अप्लाई कर देते। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो सीए एंड ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपके पास। और बच्चों ग्रेजुएशन कौन सा, वो भी क्लियर कर दिया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरी बीकॉम हो, बीबीए हो, या फिर इवन साइंस वाले बच्चे भी, सपोज मैंने साइंस में इंटरेस्ट था, बीएससी कर लिया, उसके बाद सीए में इंटरेस्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट, हाँ आगे देखो, ऑफिसर फाइनेंस सीएमए, ओके, सीएमए के लिए भी पोस्ट है सेम 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल। तो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है? सीएमए होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन। तो बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सीएमए के लिए 4 वैकेंसीज है, और मैक्सिमम एज का लिमिट 27 ही है, ठीक है। इसके साथ साथ एमबीए, तो ऑफिसर फाइनेंस एमबीए के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का सेम पे स्केल है। आपके पास क्या होना चाहिए? 2 ईयर फुल टाइम मास्टर्स, 2 ईयर फुल टाइम मास्टर। अरे फुल टाइम से याद आया, हर जगह पे फुल टाइम लिखा है बच्चों, फुल टाइम रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर। सर व्हाट इज मीन बाय फुल टाइम रेगुलर? भाई तुमने अगर एक्सटर्नल किया है नाम के लिए डिग्री, कभी कॉलेज, मतलब कॉलेज का अटेंडेंस नहीं करते थे आप, मुझे पता है, उसके बारे में बात नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपने एज एन एक्सटर्नल एडमिशन ले लिया है और डिस्टेंस लर्निंग वगैरह कुछ किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो 2 ईयर फुल टाइम मास्टर्स, दैट इज एमबीए इन फाइनेंस, स्पेसिफिकली एमबीए फाइनेंस ही होना चाहिए। और दूसरी चीज, एंड 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन कोई भी हो, बस मास्टर डिग्री एमबीए फाइनेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए 4 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज 27 है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या देखा? फ्रेशर्स के बारे में देखा। फाइनेंस के लिए फ्रेशर्स में कौन से वैकेंसीज है? फाइनेंस वाले पोस्ट फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे पोजीशन, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी एंड डिटेल फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस्ड है तो भाई पे स्केल भी तगड़ा होगा, ड्यूटी भी तगड़ी होगी, और पोस्ट भी तगड़ी होगी, तो रिक्वायरमेंट भी तगड़ी होगी, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं फाइनेंस के लिए जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके फाइनेंस के लिए किस तरीके से वैकेंसीज है स्टूडेंट्स। सो एज यू कैन सी हियर, किधर, हियर बताओ भाई, एक सेकंड, पोस्ट फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड पोस्ट। हाँ बच्चों, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में थोड़ा नजर नीचे आ गए, हाँ, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर फॉर कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी अगर आपने किया है सीएस, अभी तक सीए और सीएमए की बात चल रही थी बच्चों, अभी सीएस की भी बात करते हैं अपन, ठीक है ना। सीएस के लिए भी अलग से पोस्ट दी गई है, एक सेकंड, एक्सपीरियंस्ड के लिए, हाँ। तो अगर आप सीएस कंप्लीट कर चुके हो तो यहाँ पे स्केल देख सकते हो आप, 60,000 से लेकर 1,80,000 या 70,000 से लेकर 2 लाख तक का पे स्केल दिया हुआ है। वैकेंसी सिर्फ एक ही भाई, पूरे इंडिया में एक सिलेक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली थोड़ी अच्छी पोस्ट है। मैक्सिमम एज का लिमिट 30 से लेकर 33 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ओके।
तो इन शॉर्ट आपके पास CS का डिग्री होना चाहिए प्लस फुल टाइम ग्रेजुएशन, 3 साल का रेगुलर फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। एंड ये तो हो गया अभी क्वालिफिकेशन, क्योंकि प्रोफेशनल ये कौन से वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए, राइट। सो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको आपके पास अगर है, जैसे CA है या CS वगैरह है, सॉरी CMA है, क्योंकि CS तो बाय डिफॉल्ट है ना ऑलरेडी। हम क्या देख रहे हैं, ये ऑलरेडी CS के ही वैकेंसीज है, तो CS के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। अगर आपको इसके साथ अगर CA या CMA डिग्री है तो बच्चों कंपलसरी नहीं बोला गया है, बट इट इज एन एडेड एडवांटेज, एक एडेड एडवांटेज की तरह देखा जाएगा। मतलब मान लेते हैं एक वैकेंसी है, इंटरव्यू के लिए 4 लोग गए ये क्वालिफाई करके, ठीक है, तो या फिर 10 लोग गए फॉर एग्जांपल, तो ये 10 लोग जो गए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से कोई बंदा है जो सिर्फ CS और ग्रेजुएट है, और दूसरा बंदा है CS और CMA ग्रेजुएट है, तीसरा बंदा है CA CMA ग्रेजुएट है, CA CS CMA, तो भाई उस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 से लेकर 6 साल तक का एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है इसमें, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गए वैकेंसीज ऑफ फॉर CS फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल। नेक्स्ट, पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल। तो बच्चों ये प्रोफेशनल के लिए ही है, लेकिन ये डायरेक्ट टर्म फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इतना टाइम पीरियड आपको हिलना नहीं इधर से ये आपने कमिटमेंट कर दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, पूरा टाइम पीरियड खत्म करके ही आता हूँ। तो इस तरीके से ये पोस्ट दिया है। तो बच्चों उसमें फाइनेंस के लिए अगर आप देखो, सीनियर ऑफिसर फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर फॉर कंपनी सेक्रेटरी, ये 2 तरीके के पोस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पे स्केल की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स पे स्केल 60,000 से लेकर 1,80,000 या 70,000 से लेकर 2 लाख तक का है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अगर आपके पास अगर आपका एक्सपीरियंस जो है 3 साल तक का है तो आपका एक मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, ठीक है। 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 31 एज लिमिट है, और मोर देन 5 अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 32 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अभी तो हमने ऊपर जो देखा था CS वाला, CS कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी के लिए वैकेंसीज है, तो वहां पे क्या क्या दिया गया था बच्चों, एक्सपीरियंस 3 to 6 ईयर्स दिया गया था, और एज भी 30 से लेकर 33 दिया था। तो अभी यहाँ पे क्लैरिटी मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सीनियर ऑफिसर अगर आपको बनना है कंपनी सेक्रेटरी, तो 3 साल का एक्सपीरियंस, 30 एज लिमिट, 4 साल के लिए 31 का एज लिमिट, और 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 32 का एज लिमिट। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए थोड़ा अपर वाली बात है भैया, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो 33 एज लिमिट, 7 साल का है तो 34, और 8 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आपको ऑलरेडी है तो 35 ईयर्स का एज लिमिट है। उसमें पेमेंट भी भाई जोरदार रहने वाला है, 70,000 से लेकर 2 लाख तक का पे स्केल में दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखो, एलिजिबल डिग्रीज और डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये अपने काम का नहीं है, जस्ट हमने हाईलाइट करके बता दिया कि ऐसा भी है भाई, जो डिप्लोमा और इंजीनियर्स हैं उनके लिए डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। और उसके बाद मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा। तो आपके पास डिग्री में जो अभी जैसे कि CA और CMA की अगर हम बात करें, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपको ऑन एग्रीगेट बेसिस इन CA और CMA। अरे मेरे भाई, CA या फिर CMA का एग्जाम अगर क्लियर करना है तो मिनिमम 50% रिक्वायर्ड ही होता है ना। तो एग्जैक्टली उनका बोलना है कि बस पास हो जाओ, आप CA CS बन जाओ, बहुत हो गया, हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। CA और CMA उसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया, ओ माय गॉड, आज तक कभी हुआ नहीं, ये किधर डालने वाले, 50% मतलब ही पासिंग है इन शॉर्ट। तो आपके पास CA या CMA की डिग्री होनी चाहिए, एंड मिनिमम 65% ऑन एग्रीगेट बेसिस फॉर अनरिजर्व्ड EWS, मतलब इन शॉर्ट रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के लिए 65 ऑन एग्रीगेट बेसिस फॉर अनरिजर्व्ड वालों के लिए 65%, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले उनके 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, ग्रेजुएशन में बच्चों आपको जो CA CMA प्लस ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया याद है ना, तो CA या CMA पास होना जरूरी सिर्फ, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो 65% और रिजर्व कैटेगरी में हो तो 55% जरूरी है, ठीक है। इनका इंटेंशन देखा जाए तो ये है कि ये बहुत ज्यादा फॉर्म्स आएंगे तो हजार रुपए फॉर्म्स के हिसाब से कमाएंगे, ये इंटेंशन नहीं है। इनका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि भाई बहुत बड़े लेवल की डिग्री रिक्वायर्ड है, मतलब पोस्ट है, तो हमें बस एलिजिबल कैंडिडेट चाहिए और फिल्टर करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए इन्होंने क्राइटेरिया थोड़े स्ट्रिक्ट डाल दिए हैं। जो एलिजिबल है वही आ जाएगा अपने पास, तो लिमिटेड में से सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉब प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स। बच्चों
फ्रेशर्स का जॉब प्रोफाइल, ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट बनाया इन्होंने, जॉब प्रोफाइल भी इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चों। इतना डिटेल नॉर्मली नहीं दिया जाता हर एडवर्टाइजमेंट में, बट ये इन्होंने बहुत अच्छे खासी दे दी है इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। बच्चों अगर हम ऑफिसर फाइनेंस सीए सीएमए या एमबीए, ये जो पोस्ट है ऑफिसर फाइनेंस वाली, तो ऑफिसर फाइनेंस के केस में क्या एग्जैक्टली आपका काम रहेगा, तो ये दिया गया है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ कॉर्पोरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ कॉर्पोरेशन, कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाने एज पर एप्लीकेबल इंड एएस, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात चल रही है। तो ये तो पक्का है कि आपके सिलेबस में रहेगा। सर सिलेबस दिया है? नहीं बच्चों, सिलेबस अलग से आने वाला है वेबसाइट पे, वो भी हम आपको अपडेट देंगे, इसी चैनल पे देंगे, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक करके जाना सब्सक्रिप्शन के साथ। और दूसरी चीज, इंडियस तो आने वाला है, तो फॉर श्योर अभी के अभी बता दें। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके सिलेबस का पार्ट आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेशन, तो बच्चों रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो है वो आपको संभालने हैं, तो आपको ऑफ कोर्स इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में इनकम टैक्स आ जाएगा। जीएसटी कंप्लायंस करना है, तो जीएसटी का भी नॉलेज बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में आ जाएगा, राइट। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, तो बच्चों रेशियो एनालिसिस वगैरह जो पार्ट है इंटरप्रिटेशन का पार्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में रहेगा। आने के पहले बता रहा हूँ, सिलेबस आएगा तो बताएंगे, लेकिन आइडिया आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना होगा। इंश्योरिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको कंपनी लॉ रिलेटेड सब चीजें नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। देन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, बच्चों ये कैपिटल बजटिंग रिलेटेड पार्ट हो गया कि प्रोजेक्ट अगर इवैल्यूएशन करना है या फिर मॉनिटर करना है, कंपैरिजन करना है, तो ये कैपिटल बजटिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो आपको ये भी समझना है, लेने देने का हिसाब रखना है भाई। फंड एंड बजट मैनेजमेंट, बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में बजटरी कंट्रोल वगैरह है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कमर्शियल एस्पेक्ट्स, तो आपको कमर्शियल एंगल पता होने चाहिए, बिजनेस के कमर्शियल लॉज पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट एंड पेरोल, बच्चों आपको ये भी काम दिया जाएगा कि आपको जो स्टाफ वगैरह के पेमेंट करने वो भी आपको करने होंगे इस पोस्ट पे एज अ फाइनेंस ऑफिसर, ऑफिसर फाइनेंस, और एनी अदर एक्टिविटी असाइन बाय सुपरवाइजर। ये लास्ट लाइन फिक्स है भाई, एनी अदर एक्टिविटी, क्योंकि क्या पता सुपरवाइजर को और कुछ जरूरत पड़ जाए, तो उन्होंने वो मैटर रखा ही नहीं कि कल जाके आप झगड़ा करेंगे, मेरे को तो बोला ही नहीं था इन्होंने ऐसा काम करना पड़ेगा, देख भाई बोला हुआ है। एनी अदर एक्टिविटीज में सब कुछ आ जाएगा, और सुपरवाइजर ने जो बोला उनका हुक्म सर आंखों पर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसी से रिलेटेड काम रहेगा, सुपरवाइजर ऐसा ये काम छोड़ के कुछ पर्सनल काम तो बताने वाले है नहीं, तो यही काम रहेगा। ऑफकोर्स इसी से रिलेटेड दूसरा कुछ काम हो सकता है जो कवर्ड ना हो, इसलिए एनी अदर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। यस, नेक्स्ट, चलो ये भी समझ गया कि काम क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। नाउ वर्क एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेशनल्स, सो बेसिकली प्रोफेशनल के लिए वर्क एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड भी हमें डिटेलिंग दी गई है कि वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्या, इतना क्लैरिटी वाला एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा लगा देख के। और इसमें फिर भी अगर आपको डाउट हो तो वो हेल्पलाइन उन्होंने वो भी दिया हुआ है, गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे उनको। तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, हाँ स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली फ्रेशर वाले जो पोस्ट देखे थे सीए, सीएस और सीएमए के लिए थे, सॉरी सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस, सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस, इनके लिए फ्रेशर वाला पोस्ट देखा था। लेकिन एक्सपीरियंस्ड वाला पोस्ट जो था उसमें हमने सीएस का देखा था, राइट, सीनियर ऑफिसर और या फिर असिस्टेंट मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी। तो उनके लिए जो दिया है एक्सपीरियंस, उसमें क्या दिया देखो, तो 3 और 6 ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अ कंपनी, secretaryship within depth knowledge of Companies Act, SEBI, rules and regulations and relevant statutory framework. The post qualification work experience will be counted after obtaining the membership. तो बच्चों जब आपको मेंबरशिप मिल गई उसके बाद वाला ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि मैंने इंटर्नशिप की है, आर्टिकलशिप की है, तो उसमें एक्सपीरियंस ले लिया, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा भाई, ठीक है। ब्रॉड जॉब रोल एक्सपेक्टेशन, तो ब्रॉड जॉब रोल की एक्सपेक्टेशन भी दे रखे। बेसिकली सीएस के लिए जो एक्सपीरियंस पोस्ट है उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रहेगा दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स जब सीएस की बात आती है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, राइट। इवन इस्टेब्लिशिंग एंड ड्राइविंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स,
तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, मतलब इन शॉर्ट कंपनी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इवन सपोज शेयर्स रिलेटेड है, शेयर्स इशू करने, ट्रांसफर करने, ट्रांसमिशन करने, इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हमें फॉलो करने कंपनी एक्ट के हिसाब से। इवन मीटिंग की जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, कमेटी मीटिंग, एजीएम कंडक्ट करना है, उसके फॉर्मेलिटीज, नोटिस भेजना, उसके मिनट्स बनाना, वो सब चीजें उसमें आ जाएगी। देन साइनिंग ऑफ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, बच्चों कंपनी सेक्रेटरी के पास बहुत बड़ा राइट होता है साइनिंग का राइट, ठीक है। तो साइनिंग अथॉरिटी भी आपको ये रोल भी आपको प्ले करना होगा। उसके बाद जब ऑडिट की बात आती है, हैंडलिंग सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, कंपनीज एक्ट के अंडर जो ऑडिट आते हैं ये दोनों की, सीएस से रिलेटेड, वो भी आपको इसमें भी आपको काम करना होगा, ठीक है। हैविंग ओवरसाइट ऑफ सेक्रेटरियल वर्क ऑफ सब्सिडियरीज, तो सेक्रेटरियल वर्क जो भी रहेगा सब्सिडरी से रिलेटेड वो भी ये देखना है। और बाकी इन्वेस्टर के अगर कुछ लीगल कंप्लेंट्स वगैरह है, हैंडलिंग लीगल इश्यूज रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर के जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है, फ्रॉड हुआ है उनके साथ, ट्रांसफर करना है शेयर, तो उससे रिलेटेड जो चीजें है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवन इनसाइडर ट्रेडिंग भी, सपोज इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा एनी अदर एक्टिविटी, अगर सुपरवाइजर ने कुछ बोला तो वो भी काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए सीएस वाले एक्सपीरियंस्ड वाले पोस्ट के जॉब रोल के आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस जो है इट इज सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। वेर एवर एप्लीकेबल विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बस लीगल एचआर ऑफिसर जो है, लीगल ऑफिसर और एचआर ऑफिसर उनके लिए सब्जेक्टिव है, बाकी सब तो ऑब्जेक्टिव है। इन शॉर्ट अपने लिए फाइनेंस वालों के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपका जो भी एग्जाम रहेगा, दो पार्ट में बटा रहेगा पेपर, एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड मतलब जो कंपलसरी चीज है जो हर एग्जाम में आती है, भाई आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो फिक्स है सब्जेक्ट, इंग्लिश, क्वांट, एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हर एग्जाम में पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन जो टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज है बच्चों, वहां पे केकेसी आपको हेल्प करेगा। आपकी रिक्वायरमेंट अगर हो इस कोर्स के लिए तो डेफिनेटली डू कनेक्ट अस, हम डेफिनेटली उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर कनेक्ट कैसे करें आपको, तो बच्चों हमारा नंबर भी है, नोट डाउन कर लो अभी के अभी, 8483822271। और बच्चों ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए कॉल करोगे तो यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर, मोस्टली आप ऑफिसर हो गया, फिर हाईली क्वालिफाइड, मतलब मिनिमम सीए, सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस या सीएस आप कॉल कर रहे हो, तो हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। तो हम क्लासेस भी अर्ली मॉर्निंग, तो मॉर्निंग 7 to 9 या फिर नाइट में 8 से 10 वगैरह ऐसे टाइम पे क्लासेस रखते हैं, लाइव लेक्चर, तो दैट आप आपके जॉब के साथ मैनेज कर पाओ। और हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, तो चिंता की बात नहीं है, हर लेक्चर रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम होने तक वैलिड रहेगा वो, ठीक है। यस, तो टेक्निकल नॉलेज जो है बच्चों वो आपको जरूरी, आपको ऑफकोर्स आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट, सीबीटी विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 3 मई 2026। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा 3 मई 2026 को होगा, ठीक है। फिर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मार्च अप्रैल 2 महीने आपके हैं प्रिपरेशन के पास। मैं तो काउंट क्या ही करे, 2 दिन काउंट करे, तो बच्चों 2 महीने में आपको प्रिपरेशन करना है। जल्द इसी सिलेबस भी आ जाएगा, उसका हम स्टार्ट कर देंगे, उसका भी अपडेट आपको यही पे दे देंगे इसी चैनल पे, ठीक है। बच्चों डिटेल सिलेबस जो है सीबीटी रिलेटेड, शॉर्टलिस्टिंग मेथोडोलॉजी जो भी है, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई ऑफ कोर्स आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। hindustanpetroleum.com, यहाँ पे करियर पेज जो है उस पर आप अपडेट देखते रहे। पे स्केल की अगर हम बात करें बच्चों, फाइनली सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी जो है, अगर हमने मेजोरिटी जो देखे फ्रेशर वाले पोस्ट 50,000 से लेकर 1,60,000 इस कैटेगरी में थे, तो कंपनी का कॉस्ट बच्चों 18,14,000 कॉस्ट टू कंपनी, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट, बढ़िया अमाउंट है बच्चों, 1.5 लाख रुपए महीने के आसपास। तो आपके लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा अलाउंसेस पर विजिट वगैरह दे रही है, बढ़िया खर्चा कर रही है, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस वाला जो था 70,000 से लेकर 2 लाख तक, उसमें तो लिटरली कॉस्ट टू कंपनी 26,24,000, विच इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई आपको सब बेनिफिट मिल जाएंगे इसमें, मतलब आपका जो मिनिमम पे स्केल है वो है बेसिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अलग से रहेगा, देन विच इज डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ ऑफ कोर्स मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करेगा आपको कैसे कैसे मिलेगा हो, लेकिन ये सब चीजें आपको मिलेगी। डन। सर्विस बॉन्ड का याद रखना बच्चों, सर्विस बॉन्ड है भाई, अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपको वहां पे बिताना है, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ के जाते हो तो बॉन्ड का अमाउंट देख लेना बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50,000 का है।
तो इतना आपका अमाउंट रिटेन किया जाएगा और रिटेंशन का वो भी दे दिया उन्होंने 5000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज अ रिटेंशन अमाउंट। तो पहले फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स, पहले 12 महीने में 5-5 हजार के हिसाब से पैसा कट होता जाएगा आपका ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया है। और उस प्रोबेशन पीरियड में जो ऑफिसर है जो 30,000 से लेकर 1,20,000 है, फिर 40,000 से लेकर 1,40,000 इस कैटेगरी में है, उनका 5,000 रुपए पर मंथ कट किया जाएगा 1 साल के लिए एज अ रिटेंशन अमाउंट। ठीक है, या फिर अगर आप हायर स्केल में हो 50,000 से 1,60,000 या 90,000 से 2,40,000 तो आपका 8,000 पर मंथ कट किया जाएगा। और आफ्टर रिटेंशन अमाउंट डिडक्टेड शैल बी रिलीज आफ्टर 3 years विदाउट इंटरेस्ट। सो अगर आप 3 साल रह गए वहां पे तो ऑफकोर्स आपको पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा रिटेंशन का। अगर 3 साल के अंदर कल्टी मार दी तो पैसा ऑलरेडी आपका जमा था वो कट हो जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ऐसा होने वाला है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह भी कुछ चीजें दी है, डिपेंड ऑन द जॉब। नाउ प्रोबेशन, तो बच्चों प्रोबेशन का पीरियड याद रखना, जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे विल बी प्रोबेशन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो बच्चों प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल का, बट लेकिन ऑफकोर्स आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अपना सपना मनी मनी, सर सैलरी का क्या होगा, तो डोंट वरी, सैलरी आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो hindustanpetroleum.com वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो, कैंडिडेट वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऑफकोर्स। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है करियर वाला ऑप्शन, करियर के अंदर करंट ओपनिंग्स, और इसमें एडवर्टीजमेंट रीड करने के बाद ऑफकोर्स वहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन रहेगा। बस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह ठीक से डालना बच्चों, वो वैलिड रहेगा एटलीस्ट 1 साल के लिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो एकदम शांति से सोच समझ के डालना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसके अलावा कुछ अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप career@hpcl.in इस वेबसाइट पे इस मेल आईडी पे आपका डिटेल शेयर कर सकते हो। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करने होंगे, सपोज एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लास्ट एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस 18 का GST ऐड करके 1180 ये आपका एप्लीकेशन का फीस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ था क्या भाई, 1 मिनट, कोटा खत्म, हाँ कोटा खत्म। तो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा HPCL रिक्रूटमेंट का डिटेल है। बच्चों ये वीडियो शॉर्ट बनाना इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, ये वीडियो का इंटेंशन क्लियर था कि आपको इतनी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप अगर ये पूरे 100 पेजेस ना भी पढ़े तो आपको फाइनेंस रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर भी आपके मन में इसके अलावा कुछ सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, डेफिनेटली आप कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हैं, वी विल देयर टू हेल्प यू। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट तो नंबर नोट डाउन कर लिया आपने, कॉल करो, व्हाट्सअप करो एंड आपकी क्वेरीज क्लियर करो। जल्दी मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।